Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today I am going to discuss about level of organization. Level of organization, basically this organization is not simple. There is a lot of complexity. बहुत ज़्यादा जो है complexity पाई जाती है इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में. ये कोई सिंपल नहीं होते और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं और वो जो प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं वही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अब इसमें अगर हम देखें ना, जो सबसे बेसिक है, जहाँ से बेस स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है जी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. इसमें हम देखें तो हमें पता है कि चाहे लिविंग मैटर है चाहे नॉन लिविंग मैटर है, हर चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी है, एक सिंपल यूनिट से. और सिंपल यूनिट को हम क्या कहते हैं, और सिंपल यूनिट को हम एटम कहते हैं. और एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग बॉडीज होती हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरिंग बॉडीज होती हैं. न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं. ये तीनों क्या हैं, बेसिकली थ्री कंपोनेंट हैं एटम के. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं जी एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है. एलिमेंट में अगर हम देखें तो एलिमेंट जो है उसके पास क्या होते हैं कि सेम एटम होते हैं. हर एलिमेंट के एटम सेम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है. अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर कार्बन का अगर 6 है तो वो 6 ही रहता है तमाम कार्बन के एलिमेंट्स के लिए, वो चेंज नहीं होता. और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वो उसके लिए भी 8 ही रहते हैं. देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स. टोटल हमारे पास 92 जाने जाते हैं एलिमेंट, और 16 उनमें से जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास बनाते हैं. और इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स भी कह देते हैं. ठीक है. और इन 16 एलिमेंट में जो टोटल 6 होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, वो तकरीबन 99% जो है टोटल बॉडी का मैस बना रहे हैं. और उनको जो है ग्राफिकली दिखाया गया है, नीचे देखते हैं हम. यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है. देखिए यहाँ वाई एक्सिस के लॉग हमने क्या लिया है, मैस लिया है कि कौन सा एलिमेंट बॉडी का कितना परसेंटेज बना रहा है. और एक्स एक्सिस के लॉग हमने वो डिफरेंट एलिमेंट ले रही हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का देखिए ये ब्लू बार नजर आ रही है आप लोगों को. और ऊपर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन जो है तकरीबन 65% बॉडी मैस बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. सेकेंडली अगर हम बात करें कार्बन की, हियर इज कार्बन, कार्बन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% ऑफ द टोटल बॉडी मैस. Hydrogen is contributing 10%, nitrogen is contributing 3, next contributing is 2, and the contribution from phosphorus is 1%. So these are the 6 bioelements which are forming about 99% of the total body mass. Next, there are certain other traces elements. Those are given as potassium, sulfur, magnesium, copper, zinc, etc. ये जो एलिमेंट्स होती हैं ये भी बॉडी मास बनाती हैं, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जो होती है ना वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, इसलिए हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद देखते हैं कि ये जो ऊपर 16 एलिमेंट्स बताए गए हैं, एक्चुअली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं लेकिन और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं. लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, जो लिविंग में पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग. क्योंकि देखिए आप यही अंडरस्टूड फैक्टर है कि अगर वो दोनों एलिमेंट, दोनों में सारे जो एलिमेंट दोनों में पाए जा रहे हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये चीज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये जो है डिफरेंस करवा रहे हैं लिविंग का फ्रॉम नॉन लिविंग से. और यही हम एक्चुअली हमारे पास बेस इन लाइफ की. ठीक है. ये हमारे पास था जी फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने हेडिंग यहाँ पे बना की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, अगर आप इसी तरह लिखेंगे और याद करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मॉलिक्यूलर लेवल. ये बात याद रखनी है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है उसमें एटम थे ना, अब उन्हीं एटम की मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं. ठीक है. ये ऐसे ही लेवल्स अरेंज हुए हुए हैं क्योंकि अपवर्ड के साथ जो नीचे वाला आ रहा है, डाउनवर्ड जो लेवल आ रहा है वो अपवर्ड के साथ रिलेट करेगा. और हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ने जा रहे हैं. तो मॉलिक्यूल तो अंडरस्टूड फैक्टर है, ये हमारे पास किस तरह बनते हैं, बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनते हैं. क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते. ऊपर हमने देखे है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, वो सारे के सारे जो है ना वो सेपरेट फॉर्म में मौजूद नहीं होते, वो बल्कि किसी न किसी तरह बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं और बॉन्डिंग की फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो मौजूद होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। अब ये उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह होती है, वो आयनिक भी हो सकती है और कोवलेंट भी हो सकती है। आयन, अब बात यहाँ पे ये है, थोड़ी सी केमिस्ट्री की टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, मैं एक्सप्लेन करती चलूँ आप लोगों को कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो दो एटम के दरमियान तब बनते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन NaCl। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड इन विच द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। Next type of bonding is covalent bonding. In this type of bonding, only the sharing of electron take place between two atoms, just like in case of the HCl. Both hydrogen and chlorine share one electron and form a covalent bond. तो इस तरह ही क्या होता है, डिफरेंट जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग बनाती हैं, और उन बॉन्डिंग के नतीजे में एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनती हैं, और ये नहीं, ये जो उनकी बॉन्डिंग के नतीजे में जो एक स्टेबल यूनिट बनता है हमारे पास, उसे हम क्या क्या देते हैं, उसे हम क्या देते हैं जी, हमारे पास क्या बन गया है, मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये सारे क्या है, कॉमन है, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करती हैं। इनमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग के नतीजे में क्या मॉलिक्यूल बन जाती हैं। अब अगर हम जो है क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो वो दो तरह की होते हैं, वन इज द माइक्रो मॉलिक्यूल, अनदर वन इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होती हैं कि नाम जाहिर होता है, माइक्रो मीन क्या होता है जी, स्मॉल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं जी, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल की अगर हम पहले डेफिनेशन करें कि दीज मे बी ए माइक्रो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ रहा है, लो आ रहा है, देख सकते हैं आप, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जस्ट लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्च हमारे पास एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन की हैं, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन इज ए बायोमॉलिक्यूल एंड दैट इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अगर आप इनमें डिफरेंस करना चाहें तो आप लोग किस तरह करेंगे, देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनका वेट जो होता है 1000 से ज्यादा होता है, माइक्रो का 1000 से कम होता है, और आगे इनकी डिफरेंट एग्जांपल लिखी गई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखी है, वो लिखी है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड एक्चुअली क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेस्टलेस होती हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या आ सकते हैं, DNA एंड RNA। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है हमारे पास, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स आती हैं, शुगर आ गए हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड की टर्म को न्यूक्लियोटाइड के साथ कर देते हैं कंफ्यूज, लेकिन ऐसा नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड क्या होती हैं, DNA और RNA, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, और जो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, यूरासिल, ये सारी जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड होती हैं, और यही मिलके क्या करती हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं हमारे पास लिपिड्स। अब लिपिड्स आपको पता है कि ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स मिलती हैं तो वो लिपिड्स बना देते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल जो हमने कहा मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट की है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, कि किस मॉलिक्यूल में किस किस्म के एटम इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे। वन इज द ऑर्गेनिक, अनदर इज द इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सी होती हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक कौन सी होंगी, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ कुछ कॉमन लाइफ से कुछ एग्जाम्पल कोट की गई हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक में अगर देखें तो यहाँ पे DNA आ जाते हैं, टेबल शुगर आ जाती है, और मीथेन। मीथेन क्या है, इट इज एक्चुअली हाइड्रोकार्बन। Its formula is CH4 containing one carbon and four hydrogen atom. Other are inorganic molecule. Inorganic molecule include table salt, carbon dioxide, diamond and silver. Okay. ये आप एग्जाम्पल अपने डिफरेंस जब आप बनाना चाहें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो ये आप एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट द ऑर्गेनिज्म कंपोजिशन। अब ऊपर वाला सारा जो हमने देखा है बेसिक जो है, किस तरह एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए अरेंज हुए हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है और मॉलिक्यूल के हमने टाइप्स देखी हैं, तो उस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है अ लॉट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में यहाँ उन्होंने बात कर दी है ATP,
ADP एंड AMP। यहाँ पे अब ATP क्या है? ATP इज एक्चुअली adenosine triphosphate, the energy currency of the cell. It consists of adenine, that is a nitrogenous base, and triphosphate mean 3 फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे एक एडेनिन होगा और 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होंगे, वही चीजें तो वही हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फेट जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। पहले वाले में 3 फॉस्फेट थे, ADP में 2 रह गए और AMP में जस्ट 1 रह गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली इन तमाम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सेल एंड ऑर्गेनेल की अगर हम बात करते हैं, अब ऊपर हमने देखा था क्या हुआ था कि एटम के मिलने से बने थे मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है उन्हीं माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होगी तो उन्हीं से क्या बनेंगे, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। सेल का तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और ऑर्गेनाइज क्या होती हैं कि ये सेल्स की सब सेलुलर बॉडीज होती हैं जो कि जिनकी एक्टिविटीज जब वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं तो उन्हीं की वजह से सेल जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं कि सेल की जो होती है प्रेजेंस, उसकी बुनियाद पे कि कितना नंबर के सेल में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद है तो हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल, अलॉट ऑफ सेल्स मौजूद है, हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल कौन सी आती है, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट की। और मल्टी सेलुलर में तो फंजाई ले लें, प्लांट्स, एनिमल, एक्सेट्रा, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहती हैं। अब यहाँ पे ये बात बताने वाली कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी ATP हमें रिक्वायर है अपने सेल की एक्टिविटीज के लिए वो सारा का सारा जो है ATP यहीं पे बनता है, ओके। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स क्या, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसका आप देख सकते हैं। इसका काम क्या है कि जितनी भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहे हैं उनको यहाँ पे मॉडिफाई कर देना। इसके 2 फेज होते हैं, ये सिस फेज, यहाँ पे ये सिस फेज होता है और ये ट्रांस फेज होता है। जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट होते हैं ना वो इस सिस फेज पे आते हैं और इस सिस फेज से यहाँ आगे की तरफ, यहाँ इस ट्रांस फेज की तरफ ट्रेवल करते हैं और इसी दौरान क्या होती हैं कि उनमें कुछ सर्टन मॉडिफिकेशन गोल्जी कम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम पोजीशन देखें तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल इर्द गिर्द होते हैं और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं रफ एंड अदर वन इज स्मूथ। आप रफ ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं कि कुछ जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो यहाँ पे बनती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर इससे रिलेटेड है तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो होती है ट्रांसलेशन होती है इन्फॉर्मेशन की वो यहीं पे होती है और वो करवाता है कौन है जी, मैसेंजर RNA करवाता है। राइबोसोम के एक्चुअली 2 यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। इसके ऊपर देखिए ये ब्लू कलर की थ्रेड लाइक आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर, दिस इज मैसेंजर RNA। बेसिकली इस मैसेंजर RNA के ऊपर ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे प्रोटीन बनती है। ये तो हमारे पास थी सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। उसके बाद हम देखते हैं कि टिश्यू लेवल। अब क्या होता है यहाँ पे सेल्स की ग्रुपिंग होगी, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज, मतलब डिफरेंट सेल्स जो अब यहाँ पे सिमिलर सेल्स की बात कर रहे हैं तो सिमिलर सेल जब अरेंज होंगे तो वो एक टिश्यू बनाएंगे तो उस टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, एक प्रॉपर उसका फंक्शन सेटअप कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक अगर हमारे पास जो है जाइलम टिश्यू की अगर बात करते हैं प्लांट्स के अंदर तो उसमें सिमिलर सेल्स की अरेंजमेंट हुई हुई होती है और वो सारे सेल्स जो है जाइलम टिश्यू को बनाती हैं और जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाना विद इन द प्लांट बॉडी। ये पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद मसल टिश्यू, मसल टिश्यू कहाँ होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। इनका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करवाना। कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है जैसे हमारी आर्म्स की मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रही होती है वो मसल टिश्यू की वजह से ही हो रही होती है। नेक्स्ट वन ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज ये मोस्टली मौजूद होते हैं ग्लैंड्स के अंदर। ग्लैंड्स की अगर बात करें मोस्ट कॉमन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी बात कर लेती हैं। उसमें क्या होती है, डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है तो वो सिक्रीशन कौन करवाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू बहुत प्रेजेंट इन द प्लांट्स।
ये हमारे पास जो आपको येलो कलर की ये वेसल नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली जाइलम वेसल्स, एंड दीज ग्रीन एरो शो दैट द वाटर इज मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, क्योंकि रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये ऊपर अपवर्ड जिसने मूव करना होता है वो बाय मीन ऑफ जाइलम वेसल ही ये मूव करता है। फ्लोइंग वेसल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कॉलम जो है आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, फ्लोइंग वेसल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फूड और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन दोनों तरफ है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसलिए है क्योंकि रूट जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो है सोइल से ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्ट भी फ्लोएम टिश्यू ने करवानी होती है। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसलिए उनकी डायरेक्शन आ रही है क्योंकि जो लीव्स में बनने वाली सारी की सारी खुराक है वो कैसे आती है, लीव्स ऊपर की जानिब होती हैं तो वहां से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो वो काम भी कौन करवा रहा है, फ्लोइंग वेसल्स करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको मैंने प्रॉपर हेडिंग्स और डिफरेंस के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। एक मरतबा ही आप इसको सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आएगा यहाँ से।